आजकल जो यूजी स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स आ रहे हैं सभी, मैम उनके लिए कोई आपके संदेश? उनके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मेहनत करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। फॉरेंसिक मेडिसिन में केसेस की बात करूं तो वैरायटी ऑफ केसेस होते हैं और हर केस अपने आप में डिफरेंट होता है। क्राइम को छुपाने की बात की जाए तो आज की पब्लिक वेब सीरीज से काफ़ी प्रभावित है। मल्टीपल वुंड्स हैं, प्लांट फोर्स ट्रॉमा ऑन द हेड एंड कॉज ऑफ डेथ? एस्फिक्सिया बाय ड्राउनिंग। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि फॉरेंसिक मेडिसिन और फॉरेंसिक साइंस इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं ये मानता हूँ कि हिस्ट्री इज़ द मेन कंटेंट फॉर द सॉल्विंग द केसेस। बॉडी आती है, पुलिस लेकर आती है मॉर्चरी पे और कहती है कि एक बच्चे की बॉडी झाड़ियों में पड़ी मिली है। जब उस केस को एग्जामिन करते करते हम आगे बढ़े, हमने उसे देखा तो बॉडी के जो विजिबल पार्ट्स है, जहाँ भी हमने कपड़ों को हाथ नहीं लगाया था, बॉडी ऑन पीएम टेबल थी। केस को जब पूरी तरह अनकवर कर दिया गया, उसको एग्जामिन करा तो जेनिटल्स वर हेवीली इंजर्ड। इट टर्न्ड आउट टू बी अ केस ऑफ जहाँ पर एक काफ़ी बड़ी कट खाया कि इंसान ने उस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ में वो गलत तरीके से कुछ अपराध किया, जहाँ उसके बॉडी डायमेंशंस और जिसने क्राइम करा उसका बॉडी डायमेंशंस में इतना ग्रॉस डिस्प्रोपोर्शन था कि उसका बेचारी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एनल वर्ज फटकर एक हो गया। तो जो एक्चुअल फीमेल जेनिटलिया होता है और जो हमारा पैसेज होता है फॉर पासिंग ऑफ स्टूल्स, दे वर सो बैडली इंजर्ड दैट दे बोथ वर इनटू वन। It was torn apart. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मीट योर शेरलॉक्स। आज के एपिसोड में हम आए हैं मंदसौर स्थित सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इससे पहले कि हम यहाँ के शेरलॉक से मुखातिब हों, हम मिलते हैं यहाँ की डीन से, रिस्पेक्टेड डॉक्टर शशि गांधी मैम से। मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि मंदसौर स्थित मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2024 में हुई है और तभी से डॉक्टर शशि गांधी मैडम यहाँ की पूर्णकालिक डीन है। मैम, आपका स्वागत है। हेलो मैम, पहला प्रश्न आपसे ये है कि किसी भी नए मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने में कुछ अलग ही चुनौतियां आती हैं, तो मैम ऐसी कोई डिफिकल्टीज, ऐसे कोई संघर्ष, ऐसी कोई चुनौतियां जो आपने फेस की हों, तो प्लीज मैम उसके बारे में बताइए। आप बहुत सही कह रहे हैं, चुनौतियाँ आती हैं। मेडिकल कॉलेज क्या, कोई भी नया काम आप चालू करेंगे तो उसमें बहुत चुनौती आती है, और मेडिकल कॉलेज तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। चालू होता है अपना एनएमसी से, जहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ता है। जी। एक तरफ दिल्ली में अपन एनएमसी से अप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस मंदसौर जहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन चालू होता है। और इस बीच मेरी पोस्टिंग थी एमजीएम मेडिकल कॉलेज। तो मतलब एक तरफ मेडिकल कॉलेज में उस विभाग में मैं काम कर रही थी एज ए प्रोफेसर, तो वहाँ का वर्क तो मेरा था ही। उसके साथ ही मेरे को दिल्ली, भोपाल और मंदसौर, ये 3 जगह की दौड़ थी। अरे बाप रे। उसके साथ ना केवल बिल्डिंग का बनना एनएमसी के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इसके साथ ही फैकल्टी, साथ ही साथ जो इससे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है उसको एनएमसी के अनुसार शो करना, उसके आंकड़े एनएमसी तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा काम था। और ये इस काम में जो वरिष्ठ कार्यालय है उनका भी बहुत सहयोग रहा मुझे, और ये कार्य मैं कर पाई। और इसके साथ ही मैंने पहले भी रतलाम मेडिकल कॉलेज में
हॉस्पिटल चालू किया था। उस समय मैं कोविड के समय में वहाँ डीन थी और वहाँ मेडिकल कॉलेज चालू हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ था। जी जी जी। तो कोविड के समय मैंने वहाँ पे जब हॉस्पिटल चालू किया था, तो उसका भी एक अलग ही अनुभव है। और इसके पूर्व में मैंने डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन में जॉइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर का काम किया हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम मेरे को पहले से ही वो था और इसके साथ ही मैंने ये काम किया। लेकिन आज जब ये फलता फूलता नज़र आता है तो बहुत खुशी होती है। मैम बहुत ही अच्छा है। मैम स्थापना वर्ष थी 2024, लेकिन आप एज ए नोडल किस वर्ष से यहाँ से जुड़ी हुई थी? मैं यहाँ से 2022 से यहाँ से नोडल हूँ, जबकि मैं एडिशनल डायरेक्टर थी। हाँ भोपाल थी तब से मैं यहाँ की नोडल हूँ। जी। और उसके बाद 2 साल में ये पूरे कार्य हुए। हाँ, हाँ। 23 में हमने अप्लाई किया और 24 में इंस्पेक्शन होके हमको फर्स्ट बैच की परमिशन मिली। ओके। और आज हमारे 2 बैच चल रहे हैं और इस साल हमने फिर 50 के लिए और अप्लाई किया है, तो हम टोटल 150 के लिए इसमें अप्लाई कर रहे हैं कि 150 स्टूडेंट्स हम मध्य प्रदेश की जनता को डॉक्टर्स एज ए डॉक्टर हर साल दे सकें। बहुत बड़ी बात है मैम। मैम ये तो हो गई आपके अनुभव की, अब आपका थोड़ा सा यूजी लाइफ पीजी लाइफ के अनुभव के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये फॉरेंसिक से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं थोड़ा फॉरेंसिक के बारे में प्रश्न करूंगा कि जैसे आपने जब एमबीबीएस किया तो उस समय कौन आपके टीचर्स थे? क्या फॉरेंसिक में आपका उस समय इंटरेस्ट था? मतलब कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैम। देखिए, मेरा जो यूजी है वो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से हुआ है। तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हमारा एडमिशन हुआ। हम लोग एज यूजुअल हॉस्टलर थे, सब लड़कियां लड़के। उस समय इतना माहौल भी नहीं था कि गर्ल्स बॉयज़ का बहुत ज़्यादा, 85 की बात है ये। और जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट था जीएमसी का, उसमें जो नाम थे चलते थे वो डॉक्टर हिरेश चंद्रा सर, डॉक्टर सतपति सर, डॉक्टर भानु दुबे सर। तो वो नाम ही कुछ ऐसे थे कि हर दूसरे दिन हमको पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलते थे वो नाम। और जब हमारी क्लास हुई, पहली क्लास मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर हिरेश चंद्रा सर ने हमारी पहली क्लास ली थी और उस क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब एक आवाज़ ही नहीं लग रहा था कहीं। और सर ने जो चालू किया उसके बाद से हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हम फिल्म देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म चल रही है, कि सर बोलते जा रहे हैं और हमारे आंखों के सामने से सब निकलता जा रहा है। तब हमको पता चला कि ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और यदि इसके डीप तक जाया जाए तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। और जिस उद्देश्य से ये सब्जेक्ट चालू किया गया है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये साक्षी का तो है ही, लेकिन साक्ष्य और न्याय के बीच की एक कड़ी है। तो उस कड़ी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उस चीज़ का हम लोगों को ज्ञान हुआ। और मैं आज भी अपने स्टूडेंट से यही बात कहती हूँ कि यदि आपने फॉरेंसिक मेडिसिन को उस तरह से पढ़ा, उसके साक्ष्य में जाके, उसकी नैतिकता भी एक बहुत बड़ा इसमें चीज़ है। एथिक्स भी हमें फॉरेंसिक मेडिसिन ही सिखाती है। मतलब एथिक्स सिखा दिया आपको, साक्ष्य देखना सिखा दिया, आपका इंटरप्रिटेशन सिखा दिया, तो आप एक समाज के लिए एक अच्छे चिकित्सक बनने में आप कहीं पीछे नहीं रह सकते हैं। मैम बहुत बड़ी बात कही आपने। मैम अंत में जो आजकल जो यूजी स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स आ रहे हैं सभी, मैम उनके लिए कोई आपके संदेश जिससे उन्हें प्रेरणा मिल सके, इंस्पायर हो सके? वो उनके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, सब्जेक्ट भी वही है। हाँ, ये है कि नवाचार होते हैं, अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, टेक्निकली डिजिटलाइजेशन हो गया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन बेसिक तो वही सब्जेक्ट है और हमने भी वही पढ़ा हुआ है। आजकल जो बच्चे थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी करते हैं, वो जो अंडर ग्रेजुएट है, फर्स्ट ईयर से ही पीजी की तैयारी चालू हो गई है, बस वो 12th तक यूजी करके आए हैं, उनको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, वो वहाँ से निकल ही नहीं पाते कि हम पहले एमबीबीएस का तो पूरा देख ले। क्योंकि आप सबसे पहले तो एक डॉक्टर है ना, एमबीबीएस है, उसका हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बहुत मायने रखता है। तो मेहनत तो करना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और डर के कभी नैया पार नहीं होती। और जो फल आज मिले या ना मिले, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा, चाहे वो कल मिले। क्या बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच।
तो ये थी हमारे साथ मंदसौर मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर शशि गांधी मैडम। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ के शेरलॉक्स से मिलते हैं। मंदसौर में कौन शेरलॉक्स काम कर रहे हैं? सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर अनिल मंगेशकर सर। डॉक्टर अनिल मंगेशकर सर यहाँ पर प्रोफेसर एंड हेड हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। साथ ही है डॉक्टर नंदीप कुशवाहा जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। आई वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। तो शुरुआत हम इस तरीके से करते हैं कि थोड़ा आपका यूजी और पीजी जहाँ से हुआ है, एमबीबीएस आपने कहाँ से किया है, पीजी आपने फॉरेंसिक मेडिसिन में कहाँ से किया है, प्लीज़ आप दोनों बताइए। मेरा एमबीबीएस और पीजी दोनों सेम कॉलेज से ही रहा है जी। मैं सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर से 2002 बैच में यूजी ज्वाइन किया था और 2011 बैच में पीजी। 2014 में मेरा पीजी ख़त्म हुआ, उसके बाद से ही फिर मैं फॉरेंसिक की सेवाएं रेगुलरली एमपी में देता आया हूँ। आप मेरा यूजी आडिगाड़ी मेडिकल कॉलेज उज्जैन से हुआ है। 2005 बैच मेरा बैच है और उसके बाद फिर मैंने बीच में दिल्ली में भी काम किया फिर 2015 में मैंने पीजी एंट्रेंस लिया था एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। वहाँ मेरा 3 साल का जो पीजी ड्यूरेशन रहा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट सेटअप में ही मैं अभी एमपी में कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है। तो आपका जो ये अनुभव है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इतने सालों से आप जो पोस्टमार्टम का कार्य कर रहे हैं, मेडिको लीगल वर्क कर रहे हैं, जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन फैकल्टीज का काम है, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग स्टूडेंट्स और जो आप क्लासेस लेते हैं पुलिस प्रोफेशनल्स, जजेस, तो इसी दौरान कभी कुछ ऐसे कोई इंटरेस्टिंग केस आए हों जो कि आप नरेट करें और जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव हो, एजुकेशनल हो, जिससे कुछ सीख सकें हमारे जो यंग फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो बन रहे हैं, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ? फॉरेंसिक मेडिसिन में केसेस की बात करूं तो वैरायटी ऑफ केसेस होते हैं और हर केस अपने आप में डिफरेंट होता है। जिस तरह एक ट्रीटिंग फिजिशियन के लिए हर ह्यूमन बॉडी डिफरेंट होती है, हर डिसीज़ डिफरेंट होती है जिसे वो ट्रीट करता है, उसी तरह फॉरेंसिक मेडिसिन में हर केस भी अपने आप में पेचीदा होता है। यदि आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की बात करोगे तो आपको लगता है कि किस पेशेंट को क्या सूट कर रहा है, वैसे ही फॉरेंसिक मेडिसिन में यदि आप देखेंगे तो आपको हर केस डिफरेंट है। अब अगर नॉर्मल पब्लिक मेंटेलिटी की बात करी जाए, क्राइम को छुपाने की बात की जाए, तो आज की पब्लिक वेब सीरीज से काफ़ी प्रभावित है। एवरीवन इज़ गेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कि किस तरह क्राइम करना है, किस तरह क्राइम को छुपाना है और यदि कुछ घटना घटित हुई हो तो उसे कैसे कवर अप करना हो। तो जहाँ केसेस की हम बात करें तो यदि किसी क्राइम को एक नेचुरल डेथ दिखानी हो, वहाँ तो हमें लगता है कि बहुत सी नॉलेज हमें विकिपीडिया पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वेब सीरीज़ हमें सिखा रही है। पर वो केसेस जो एक्चुअली नेचुरल डेथ हैं और जहाँ हमें बॉडी कुछ नहीं कह रही होती है, हम फॉरेंसिक में कहते हैं कि एवरी बॉडी स्पीक्स, बट यहाँ नेचुरल केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास कोई सुराग ही ना हो, बॉडी में कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसी हुई हो जिसके लिए कोई एक्सटर्नल विजिबल साइंस बॉडी पे उपलब्ध नहीं हो। ऐसे केसेस को सॉल्व करने में ही हमसे अधिकतर चूक होती है, क्योंकि हम उन माइन्यूट इंट्रिकेसीज को देखने में चूक जाते हैं। ऐसे ही एक केस मेरी लाइफ एक्सपीरियंस का मैं बताऊंगा तो है मेरे अंडर ग्रेजुएट डेज़ के बाद में जब मैंने फॉरेंसिक में धीरे धीरे इंटरेस्ट लिया और पीजी ज्वाइन करी, तब मुझे लगता था कि केस इजी होगा, हैंगिंग का मार्क होगा, मर्डर केस में कोई स्टैब वुंड होगा, बुलेट इंजरी होगी, लिख देंगे और हमारा काम सॉल्व हो चुका है। पर जब नेचुरल केसेस ऐसे आने लगे जहाँ पे पुलिस क्लेम करती है, परिजन क्लेम करते हैं कि वो घटना घटित हुई हो, वहाँ उस केस को एक मर्डर केस की कहानी से हटाते हुए उसे कैसे एक नेचुरल डेथ पे लाके उसे साबित करना, ये भी अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो ऐसा ही एक केस था जहाँ पे एक लेडी, एक फैक्ट्री वर्कर थी, हु वॉज रफली अराउंड 22 से 25 साल की एज होगी। वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। फैक्ट्री में काम करते वक्त तो गई, वहाँ हेल्दी थी, वो फैक्ट्री में काम कर रही है, अचानक उसकी तबीयत ख़राब होती है और उसे फैक्ट्री के वॉशरूम में जाके वॉशरूम यूज़ करती है। उसे एक एपिसोड ऑफ लूज टूल्स होता है और वो बाहर आके कुछ मिनट्स में कोलैप्स कर जाती है। फैक्ट्री वर्कर्स को कुछ खुन्नस थी मैनेजर से, सभी को होती है, ऑब्वियस सी बात है, आजकल नॉट एवरीवन इज़ हैप्पी इन द जॉब। तो वहाँ लोगों ने कोशिश करी कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठा के उसे ट्रैप कर लिया जाए। अब जो कहानी एक मास पब्लिक कहेगी वही पुलिस को सुनना होती है, वही पंचनामा बनता है। पुलिस लेकर आई उस बॉडी को कि इसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है और इसे कुछ पदार्थ देकर या कुछ करके इसकी हत्या कर दी गई है। इस केस को एकदम एग्जामिन करते हुए हम आगे बढ़े
तो हमें उस पे केस पे एज सच कोई फाइंडिंग मिली नहीं, ना मतलब कोई एक्सटर्नली कोई भी कोई चोट के इंजरी निशान नहीं थे? थी, कोई ऐसा कोई सुराग नहीं था जिसे देख के हमें लगे कि कुछ हुआ हो। हम्म। ना उसके कपड़े बिखरे हुए हैं, ना बॉडी पे कोई फॉरेन बॉडी हो, ना कोई इंजरी हो। मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक्सटर्नली नो इंजरीज आर विजिबल, जो परिजन थे वो क्लेम कर रहे थे कि मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है। ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते करते आगे बढ़ना हमारे लिए भी अपना आप में एक चैलेंज था। बॉडी को जब हम लोग ने एग्जामिन करा, कुछ नहीं मिला, इंटरनल फाइंडिंग्स पे हम गए, तो हमको उसके इंटेस्टाइन्स वाटर लॉग मिले, पानी से भरे हुए थे इंटेस्टाइन्स उसके। और साथ ही जब उसके लोकल जेनिटल्स को एग्जामिन किया गया तो एनल वर्ड्स के आसपास ड्राइड स्टूल्स के स्टेन्स नज़र आ रहे थे। अब यहाँ से भी सोच के लगा कि ऐसा क्या होगा कि शायद पॉइजन दिया हो, इसके कारण उसको वॉमिटिंग, लूज टूल हुई है, वॉमिटिंग साफ़ कर दी गई हो ऊपर से, पर लूज टूल्स वाला जो एरिया है वो जेनिटल्स का एरिया शायद साफ़ ना किया हो, तो यहाँ हो सकता है कि पॉइजनिंग का केस हो। विसरा भी प्रिजर्व करी गई उस केस में। पर हमें ऐसा कुछ लगा कि क्योंकि इंटेस्टाइन्स में इतना पानी भरा हुआ है तो क्यों ना यहाँ से भी एक स्वैब ले लिया जाए और एक एनल स्वैब भी ले लिया जाए, ताकि हो सकता है कि कुछ हमें माइक्रोबायोलॉजी के लिए कुछ प्राप्त हो जाए। उसका हमने स्वैब लिया और उसको हैंगिंग ड्रॉप एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया, और तुरंत हमें लैब से खबर आ गई कि कॉलरा का स्टेन पॉजिटिव आ गया है। तो वहाँ हमने इंटेस्टाइनल बायोप्सी जो सेगमेंट था उसको हिस्टोपैथी के लिए भी भेजा हुआ था, ओके। ताकि उससे भी हमें शायद कुछ मालूम पड़े। ठीक है। अब हमें इंटेस्टाइनल जो सेगमेंट था उसमें भी हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पे एट्रोफी ऑफ द विलाई करके फाइंडिंग आया है। अब ये फाइंडिंग इतनी रेयर है कि एक यूजी या पीजी को भी शायद याद ना रहे कि किन कंडीशंस में ये पाई जाती है। फिर लिटरेचर की सर्च करी गई कि कहाँ ये पाया जाता है, उसको उस हिस्ट्री से मिलाया गया कि कहाँ वो हमारा जो पॉजिटिव आया था स्टेन, क्या ये उससे मैच करती है। तब हमें पढ़ते पढ़ते एक चीज़ मिली कि दिस इज़ कॉलरा ग्रेविस। कॉलरा ग्रेविस। ग्रेविस का नाम ही ग्रेविस है। एक ऐसा स्टेन है जहाँ वन सिंगल स्टूल विल कॉज अप टू 2 लीटर्स ऑफ फ्लूइड लॉस। ओके। यूजुअली जो नॉर्मल कॉलरा के केसेस होते हैं उसमें मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ स्टूल आर देयर, लूज स्टूल्स मल्टीपल एपिसोड होता है, एंड बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन जो पेशेंट होता है, जो व्यक्ति होता है, वो मर जाता है। बट इन दिस केस यू आर सेइंग दैट सिंगल सिंगल एपिसोड ऑफ लूज स्टूल और उस पे उसकी डेथ। डेथ हुई। तो यहाँ पे जो उसकी हिस्ट्री थी ऑफ गोइंग टू द वॉशरूम, जब माइक्रो की फाइंडिंग आई, पैथ की फाइंडिंग आई, दे ऑल कॉरोबरेट। तो इससे वो केस सॉल्व हो पाया कि देयर वाज एक्चुअली नो क्राइम, इट वाज अ peculiar case of पैथोलॉजी। pathology which is rare. हाँ, रेयर पैथोलॉजी अपने आप में, और कॉलरा एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। अगर हिस्ट्री होती कि मल्टीपल लूज स्टूल्स आर देयर, सो क्लिक कर जाते कि हाँ दिस माइट बी अ केस ऑफ कॉलरा। The corroborative use of all different disciplines of medicine will be very helpful to impart justice. तो दिस शोज द इम्पोर्टेंस कि ये जो अदर इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हैं वो भी हमें ओपिनियन फ्रेम करने में वो हेल्प करती हैं। ठीक है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग केस आया हो? पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि फॉरेंसिक मेडिसिन और फॉरेंसिक साइंस इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। हाँ। मैंने जजेस को भी देखा है कि उनको कन्फ्यूजन होता है। जब हम कोर्ट एविडेंस देने जाते हैं तो आप फॉरेंसिक साइंस जब बोलते हैं कि फॉरेंसिक से हैं तो वो सोचते हैं कि फॉरेंसिक साइंस वाले हैं अपन, और फॉरेंसिक मेडिसिन और फॉरेंसिक साइंस में दोनों में डिफरेंस चीज़ें होती हैं। तो बता दूं कि फॉरेंसिक साइंस बीएससी करने के बाद, बीएससी फॉरेंसिक साइंस करने के बाद वो क्राइम सीन और अदर चीज़ों में बीएससी एमएससी हो गया, हाँ, वो उसके बाद वो फॉरेंसिक साइंस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते दे हैं, डील विद क्राइम क्राइम सीन ना। और अपन फॉरेंसिक मेडिसिन में बॉडी से के बाद एमबीबीएस एमडी करते मेडिसिन। हैं, तो वो उसको बॉडी से डील करते हैं कि बॉडी से अपन पोस्टमार्टम करके कुछ एग्जामिन करके कुछ फाइंडिंग्स निकाले, उसके बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म पे। ऐसी एक केसेस है। मैं पोस्टेड था सेडोल मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में। ठीक है। तब की बात है कि एक न्यू ईयर वाले दिन ऐसा केस आया, न्यू ईयर के दूसरे दिन आया एक्चुअल में, कि कोई मिसिंग था 31 जनवरी से। ओके। पर्सन 35 एज का ऐसे कुछ एज थी उसके अराउंड में, मिसिंग था। पर अचानक से वो 2 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलती है एक पगडंडी से थोड़ा सा 100 मीटर अंदर, और सेडोल फॉरेस्ट एरिया है थोड़ा सा, तो वहाँ पे कोई ऐसा पब्लिक आना जाना नहीं रहता। ओके, सॉलिटरी प्लेस। हाँ, solitary place लगभग थी। जंगल के जी, अंदर जी। 100 मीटर, 100 मीटर डेड बॉडी मेन रोड से 100 मीटर अंदर की तरफ गाड़ी, उसकी जो बाइक थी वो वहाँ पर पड़ी हुई मिली उनको, ठीक है। और उसके पास में उसकी बॉडी मिली।
अब सर्च करने के बाद वही बताया, फॉरेंसिक साइंस के लोग आए, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट किया। क्राइम सीन के बाद तो वहाँ पर डीएसपी वगैरह भी पहुँचे। वो उनको लगा कि ये एक्सीडेंट केस है। ओके। एक्सीडेंट केस, अब वो फॉरेंसिक में बॉडी लेकर आए। बॉडी लेने के बाद हमने एग्जामिन जब चालू करने से पहले मैं ये मानता हूँ कि आप क्राइम सीन की हिस्ट्री और पब्लिक की हिस्ट्री और पुलिस की हिस्ट्री इज़ द मेन कंटेंट फॉर द सॉल्विंग द केसेस। 50% केस आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। तो जब उन्होंने हिस्ट्री दी कि ये 3 दिन से मिसिंग था और फिर अचानक से इसकी बॉडी यहाँ मिली एक्सीडेंट फॉर्म में गाड़ी में, तो मैंने सोचा यार जब 3 दिन से मिसिंग था और कोई पर्सन 3 दिन कहाँ जाएगा, पार्टी करेगा, दूसरे दिन रिकवर होकर दारू पीने से या ऐसा अल्कोहल से घर पहुँच जाएगा, पर मिसिंग इतने दिन तक 3 दिन तक नहीं रहेगा। पहला डाउट मेरा यहाँ पैदा हुआ। दूसरा डाउट ये था कि जब मैंने क्राइम सीन के फ़ोटोज़ और क्राइम सीन के जिनने फॉरेंसिक साइंस वालों ने इन्वेस्टिगेट की थी, तो उसके फ़ोटोज़ और वो हिस्ट्री मैंने उनसे ली। तो उसमें ये बताया गया कि गाड़ी जो है एक खाई के अंदर, छोटी सी खाई, मतलब 6-7 गड्ढे के अंदर यूं पड़ी हुई है और बॉडी साइड में पड़ी है। मैंने कि गाड़ी के चारों तरफ के फ़ोटो उन्होंने लिए, गाड़ी पे कोई खरोच नहीं, ओके। गाड़ी पे कोई खरोच नहीं, ना गाड़ी इंडिकेटर 6-7 फीट गड्ढे के अंदर गिरी हुई, बट गाड़ी में कोई खरोच खरोच नहीं। बॉडी, अगर आप, एक कॉमन सेंस की बात है जो कि हर किसी के पास नहीं रहता, तो वही चीज़ मैंने वहाँ देखा कि कॉमन सेंस की बात है। गाड़ी इतनी ऊंचाई से गिरेगी तो जो चलाने वाला है होगा तो पहले वो अपने प्रोटेक्ट करने के लिए हाथों को यूज़ करेगा, या सर मुँह के बल गिरेगा तो वो फेस पे एब्रेजन आएंगे, ग्रेज एब्रेजन आएंगे। वो बॉडी में कहीं नहीं थे, सिर्फ बॉडी पे एक ही जगह चोट थी, उसके ब्रेन पे, हेड में इस तरह से चोट थी कि उसका जो रीजनल इंजरी में पढ़ते हैं हम लोग कि स्कल फ्रैक्चर कितने कितने डिफरेंट टाइप से रहते हैं, वो उनका भी अपन एक तरह से उनके पैटर्न से पता लगा सकते हैं कि क्या कॉज रहा होगा, कितना इम्पैक्ट रहा होगा, कि वो स्कल फ्रैक्चर कितनी तरह से होता है। जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ज़्यादातर लीनियर फ्रैक्चर होते हैं, ज़्यादा ब्रूटल फ्रैक्चर नहीं होते, बट इसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा डिप्रेस फ्रैक्चर था और इतने इम्पैक्ट से मारा गया था कि उसके सुचर्स खुल गए थे। तो डायस्थेसिस सुचर फ्रैक्चर भी बोलते हैं इसको, डायस्टैटिक फ्रैक्चर, राइट। तो वो चीज़ उसमें फाइंडिंग मिली। तो इन तीनों चारों चीज़ों को कोलिब्रेट करके मैंने कहा ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। कोई टीआई हमारा जो था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉरेंसिक साइंस के जो एफएसएल वाले थे, और डीएसपी वहाँ गए, वो बिल्कुल डिनाई कर रहे थे कि ये एक्सीडेंट ही है सर, आप फालतू में केस मत उलझाइए। वो रहता है उनका, हमें केस जल्दी क्लोज करना है समथिंग। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जो लग रहा है फैक्ट है वो इसमें होमिसाइडल है, मैं आपको वही केस रिपोर्ट बना के दूंगा, अब आगे आपको देखना है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हो। तो मैंने केस में बनाया, रिपोर्ट दी उनको, उन्होंने भी मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस लिया और फिर इन्वेस्टिगेशन चालू की। तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला, जब उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स और सब चीज़ें किया, तो उनकी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी, और ये सब प्लानिंग क्राइम पेट्रोल से देख के की थी। सर ने जैसे बोला आजकल वेब सीरीज चल रही हैं, क्राइम पेट्रोल चल रहा है, तो उनने इवन गाड़ी को ऑन करके गीज़र में छोड़कर, उसको ऑन करके छोड़कर गाड़ी को वहाँ पुटअप किया क्राइम सीन पे, कि वो एक्सीडेंट लगे कि चालू गाड़ी में गिरा है आदमी और गीजर में है, वो गियर में है और उस गाड़ी चालू है। इस तरह से क्राइम सीन को क्रिएट करके बनाया। तो एक मेरा ये केस है कि आप हिस्ट्री लो, क्राइम सीन को देखो, और क्राइम सीन को देखने के बाद आप कोलैबोरेट करो इंजरीज को क्राइम सीन से कोलैबोरेट करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें निकल के आता है कि आप डाउट करते हो, फिर उसको आगे बढ़ाते हो केसेस को। तो इस तरह से ये केस मेरा एक्सीडेंट से होमिसाइड में चेंज हो गया था। तो मतलब इस केस में 2-3 चीजें अपन बोल सकते हैं। पहली चीज ये कि ये जो क्राइम पेट्रोल है, ऑनलाइन जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, दीज थिंग्स आर मेकिंग आवर जॉब अ बिट डिफिकल्ट। दूसरी चीज ये कि अगर आप कोई पोस्टमार्टम कर रहे हैं, अगर क्राइम सीन के फोटोग्राफ अवेलेबल हैं, तो उसको आप जरूर देखें, बिल्कुल देखिए, और अगर हो सके तो क्राइम सीन पे विजिट खुद कीजिए। एक क्राइम सीन विजिट की अगर बात करूं तो हमारा एक केस था जहां पे यूजुअली हम क्या होता है कि पीएम में देते हैं एक इंटरवल कि मौत 6 से 12 घंटे में हुई है, 12-24 घंटे में हुई है। यहाँ पोस्टमार्टम से इतनी देर पहले
तो वी ऑलवेज हैव अ इंटरवल, वी डोंट हैव क्रिस्प कि इतने बजे हुई है। कई बार मीडिया में आता है कुछ क्राइम जो सीरीज है सीरियस, उसमें दिखाते हैं फला व्यक्ति की जो मौत है वो रात को 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में हुई। सर ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा ही हुआ हमारे साथ में कि पुलिस हमारे पीछे लगी कि आपको देना होगा एक पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि हमारी सब चीज़ें मैच नहीं हो पा रही। तो हमने कहा संभव नहीं है, हाँ। तो वह हमें क्राइम सीन पे ले गए। हाँ। अब इट वॉज अ केस ऑफ बर्न्स, जहाँ घर में ही उस व्यक्ति को आग लगाई थी किसी ने। तो अब हम घर की पूरी तलाशी ले रहे हैं कि कहीं कुछ मिले, कुछ सुराग मिले, कोई फ़ोन कॉल का कुछ मिले। तो दीवार पे घड़ी लगी हुई थी। ओके। अब बॉडी जलने से उसकी हीट जब घड़ी तक पहुंची तो घड़ी का लोअर पार्ट जो पीछे का होता है वो मेल्ट होकर गिर गया, तो उसकी बैटरी डिसलॉज हो गई, ओके। तो वो घड़ी वहीं रुक चुकी थी। तो उससे पता लगा हमें कि एक्चुअली ये क्राइम 8 बजे शाम को हुआ था। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विजिटिंग द क्राइम सीन। अब यही जो आपने केस बताया है कि जो आप बोल रहे हैं कि घड़ी से बैटरी डिसलॉज हो गई होगी और वो जब रुकी होगी, बट देयर माइट बी अ पॉसिबल, दिस गिव्स अस एन आइडिया, एक आइडिया देता है कि जैसे 8 बजे अगर घड़ी रुकी है तो 8 बजे के आसपास हुआ हो, क्योंकि ये भी संभव है कि वो जो आग है घर के दूसरे कोने से चालू हुई और वहां तक धीरे धीरे पहुंची और थोड़े से समय के बाद। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि आपने वहां पर जाके देखा तो आपको एक आइडिया लगा कि 8 बजे के आसपास का जो हमारी टाइम रेंज 6 से 12 घंटे की थी, वहाँ अब आधे घंटे की होगी। तो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ विजिटिंग क्राइम सीन। अब यही आप देखोगे अगर, तो BNS में नया प्रावधान आया है हाँ। ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस डिजिटली, यस। इन विच एनी डिवाइस कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड। हाँ। तो यहीं पर अगर पुलिस अब चीज़ों को रिकॉर्ड करेगी, क्राइम सीन को रिकॉर्ड करेगी, चेन ऑफ कस्टडी को रिकॉर्ड करेगी, तो ये ऐसे एविडेंसेस क्राइम सॉल्व करने में और हेल्प करेंगे। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वाज नॉट कंपलसरी, बट BNS में ये प्रावधान आ चुका है कि एनी क्राइम विच हैज 7 और मोर ईयर ऑफ पनिशमेंट, इन दैट वीडियोग्राफिक और फोटोग्राफिक एविडेंस इज मस्ट। तो ये तो बात रही सर अपनी, जो हमने कुछ केसेस डिस्कस किए। अब मैं बात करूंगा इस मेडिकल कॉलेज की। अब इस मेडिकल कॉलेज को एस्टेब्लिश हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, मेरे ख्याल से सेकंड बैच आया है। 2024 में स्थापना हुई, 25 और 26 सेकंड बैच आपके पास आया है। बिल्कुल नया मेडिकल कॉलेज है, आप लोग पहली यहाँ की फैकल्टी हैं, एस्टेब्लिशिंग फैकल्टी हैं। अच्छा, इस चीज़ का एक अलग मायने होता है, कोई भी विभाग जब शुरू होता है ना, तो वो विभाग किसने बनाया, किसने शुरू किया, क्योंकि बनाए बनाए विभाग में अगर आपकी जॉब लगती है, आप जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, है ना। लेकिन अच्छा, इस चीज़ का नुकसान भी है कि एकदम नया विभाग के लिए आपको चीज़ें शुरू से स्टार्ट करना शुरू से शुरू करना पड़ेगा आपको। तो अब जैसे जो ये नया मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे सर क्या दिक्कतें आई आपको? मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो ऐसा मेरे साथ 3 बार हो चुका। 2018 में मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की, जब दैट टाइम खंडवा मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा था। ओके। तो मैंने वहाँ शुरुआत करी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ। तो वहाँ डिपार्टमेंट था नहीं, बिल्डिंग में प्लास्टर चल रहा था जब हमने ज्वाइन करा। हाँ। तो वहाँ पे विभाग को अन्य लोगों के साथ मिलकर इस्टेब्लिश करा, जहाँ वहाँ मेरे करीब 4 साल का टेन्योर पूरा होने आया। आई मूव्ड ऑन टू दतिया मेडिकल कॉलेज। दतिया। जब दतिया मैंने ज्वाइन करा, मुझसे पहले कुछ फैकल्टी वहाँ थे, बट देयर वाज अ टाइम गैप जहाँ कोई नहीं था। हाँ। तो वहाँ भी मुझे एज सच डिपार्टमेंट नया ही मिला, हाँ। तो कुछ स्टैब्लिश करने का मौका वहाँ भी मिला। वहाँ जब मेरा टेन्योर पूरा हुआ एज एसोसिएट, मैं प्रोफेसर बन के यहाँ आ गया हूँ हाँ। मंदसौर मेडिकल कॉलेज में। तो फॉर मी ऑल दीज 3 कॉलेजेस हैव बीन ऑलमोस्ट फ्रेश टू ऑलमोस्ट फ्रेश। तो जहाँ कुछ नहीं है, आपको बंजर ज़मीन पे अब खेती करना है, तो उसकी जो इनिशियल फेज़ की तकलीफ़ें होती हैं, उनको देखते हुए डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना, इस्टेब्लिश करना। क्योंकि एज सच क्या है, फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंट थोड़ी स्पीड से होता है। जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में आते हैं ना, अब एक फेज आता है कि PG भी लाना है और MBBS भी कराना है। तो अब डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ हमको MBBS स्टैंडर्ड भी सेट करने हैं और PG स्टैंडर्ड भी सेट करने हैं। अब इसमें एक बड़ा महत्व आता है म्यूज़ियम का, क्योंकि म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जो आपके विभाग की अपनी है। क्लासरूम आपके शेयर्ड हैं, एक्टिविटीज़ एकेडमिक आपकी शेयर्ड हैं, बट म्यूज़ियम वो जगह है जहाँ बच्चा खुद इन चीज़ों को देखेगा, आप जो पढ़ाओगे उससे कॉरबोरेट करेगा और फिर वहाँ कहीं दिमाग लगाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। और यही फोटोग्राफिक मेमोरी उसके दिमाग में रह जाएगी जब वो खुद एक्चुअल एज अ MO या फिर एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम करेगा कि मैंने वो देखा था, दिस कुड बी दैट। ओके। तो दिस पिक्टोग्राफिक मेमोरी को रियल लाइफ सिनेरियो में जहाँ उसे यूज़ करना है, यहाँ पे म्यूज़ियम प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। अब जिस किसी ने भी ये प्रावधान बनाया हुआ आज से 50 साल पहले कि म्यूज़ियम डेवलप किए जाए मेडिकल कॉलेजेस में, कुछ मोटिव उनके दिमाग में भी होगा कि दिस म्यूज़ियम विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल आगे जाकर, जहाँ उसको
इतना क्रिटिकल मटेरियल शायद उस समय ना हो। तो यहाँ भी हमने म्यूज़ियम बनाया और यहाँ के हमारे चैलेंजेस ये थे कि वी डिड नॉट हैव एनी मटेरियल और एनी सप्लाई जिसको हम यूज़ करते हुए म्यूज़ियम को डेवलप करें। तो फिर हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करना शुरू करा। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। कि जो सामान खराब पड़ा है कैंपस में, कहीं कबाड़ में पड़ा हुआ है, उसको हम कैसे ब्यूटीफाई करें और हमारे सब्जेक्ट में उसे ढाल लें। तो आप क्यों नहीं एक छोटा सा टूर हो जाए म्यूजियम के लिए? हम आपको ज़रूर टूर कराएंगे म्यूज़ियम का और दिखाएंगे कि किस तरह से नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एक कलर फ्रेम में ढाल के हमारे टेक्नीशियंस ने एक्चुअल पॉइजन्स को मिमिक कर दिया है। पर एक्चुअली इट्स अ नॉन टॉक्सिक टॉक्सिकोलॉजिकल म्यूजियम। ये सारी बातें यहाँ नहीं, अब आप म्यूजियम में ही समझाइए। बिल्कुल, आपको एक्चुअल ऑन साइट द क्राइम सीन ऑफ द फॉरेंसिक म्यूजियम आपको वहीं दिखाया जाएगा। चलो म्यूजियम चलते हैं। Came through flexing 'cause they know I got the sauce. Got the presents on me. आइए सर, अब आपको दिखाते हैं हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के म्यूजियम को, जिसे हमने नाम दिया है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो जहाँ हमने लिमिटेड अनयूजफुल रिसोर्सेज को बना दिया है इतना यूजफुल कि वो अब ज्ञान उजागर कर रही है। Something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy. ये जो हमारा म्यूज़ियम है डॉक्टर नंदीपुर, हम बड़े प्राउड से कहते हैं कि फॉरेंसिक म्यूज़ियम आई है। तो ये म्यूज़ियम 2 पार्ट में डेवलप हुआ है। पहला पार्ट टॉक्सिकोलॉजी का है, जिसके हमारे जो बैकबोन कहें या रियल क्राफ्टमैन कहें, वो हमारे विभाग के 2 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, मिस्टर प्रकाश चौधरी और मिस्टर मयंक पाटनी। इन लोगों ने कैंपस के आसपास कैंपस में अवेलेबल नॉन यूज़फुल चीज़ों को एक आकार में ढाल के पॉइजन से मिमिक कर दिया है, जिसको अब देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक्चुअल पॉइजन्स हैं। Came through flexing 'cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping, country boy stepping. फेज 1 में जिस तरह ये दोनों हमारे सिपाही इंस्ट्रूमेंटल रहे इन डेवलपिंग द म्यूज़ियम, अब मौका आया कि मॉडल्स कौन बनाएगा, बिकॉज मॉडल में मेहनत थोड़ी अलग है। तो हमने बच्चों से करवाया एक मॉडल मेकिंग कंपटीशन, जहाँ बच्चों को 4 या 5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और हमने उन्हें टॉपिक्स दे दिए गए। जो टॉपिक्स उनको रेलेवेंट हम पढ़ा चुके थे, बच्चों को टॉपिक्स दिए गए, उसके फ़ोटोग्राफ शेयर करके गाइड करा गया। तो बच्चों ने अपनी मेहनत से चीज़ों को यूज़ करते हुए बेयर मिनिमम चीज़ों से लेकर मॉडल्स को बनाया। इससे हमारा सक्सेसफुल कंपटीशन रहा, बच्चों के नॉलेज भी गेन हुई, हमारा म्यूज़ियम में डेवलप हो गया। तो एक चीज़ से हमारे 2 काम हो गए, जो फ्यूचर में भी कई बच्चे को अब यूज़ में आने वाला है। म्यूजियम तो बहुत इंटरेस्टिंग है आपका। चलिए, थैंक यू। पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं। जी। Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping, yeah, they can't get like me, rockin' with the white tee. सर बहुत ही शानदार म्यूजियम था, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा। मतलब एक समथिंग न्यू, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो आपने किया है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है। दिस इज व्हाट इज गवर्नमेंट जॉब, आई मस्ट से। जो अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस मिले हैं, और कुछ एक केसेस एटलीस्ट जिसमें कि और सीखने को मिले। अब पहले मैंने आपसे कहा था कि किस तरह एक नेचुरल केस को अननेचुरली पोर्ट्रे किया गया है, तो उसे हमने रिटल ऑन सॉल्व किया। ठीक है, अब वी विल टेक इट द अदर वे अराउंड, कि जहाँ केस एक्चुअल क्राइम था बट उसे कुछ और दिखाया जा रहा है। अब ये नॉलेज भी नॉर्मल पब्लिक को कहाँ से आती है? थ्रू दी वेब सीरीज और शायद किसी पॉडकास्ट से भी। कुछ साल पहले की बात है, मैं पोस्टेड था और बॉडी आती है, पुलिस लेकर आती है मॉर्चरी पे और कहती है कि एक बच्चे की बॉडी झाड़ियों में पड़ी मिली है और बॉडी के ऊपर मल्टीपल मार्क्स हैं, पूरी बॉडी पे खून भी लगा हुआ है, धूल मट्टी है, घास फूस है। और पुलिस कहती है कि गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि उस बॉडी को किसी जानवर ने, कुत्ते ने काटा है और उसे बुरी तरह से काट काट के उसे झाड़ियों में घीस के ले गया है और वहाँ से मार दिया है। तो उस केस को जब हमने एग्जामिन करना शुरू करा, लोगों से बात भी करी, सभी का ये कहना था कि गांव में कुछ कुत्ते हैं, आमतौर पर बच्चों को काट लेते हैं, घटनाएं होती रहती हैं। पर जब उस केस को एग्जामिन करते करते हम आगे बढ़े, हमने उसे देखा
तो बॉडी के जो विजिबल पार्ट्स है, जहाँ भी हमने कपड़ों को हाथ नहीं लगाया था, बॉडी ऑन पीएम टेबल थी, एक्सपोज पार्ट्स पे में दिख रहे थे, पैरों पे, उसके हाथों पे, कि दे आर एक्चुअल मार्क्स ओके, जो एक किसी एनिमल बाइट से आ सकते हैं, ठीक है। जो हम नोइंग मार्क्स कहते हैं एक्चुअली। तो वहाँ उसके हाथों पे भी दोनों मार्क्स थे, पैरों पे भी मार्क्स थे। पर यहाँ अजीब सा क्या लग रहा था कि सब चीज़ दोनों दोनों तरफ थी, बाइलेटरल। दोनों हाथों पे भी है, दोनों पैरों पे भी है। तो यहाँ एक अजीब सा लग रहा था कि इतना समझदार जानवर कहाँ से आने लगा। हाँ, इसी केस को आगे देखते देखते गए, बॉडी को अनकवर करा, लेयर बाय लेयर उसके क्लोथ्स निकाले गए। तो यहाँ अब सम पार्ट ऑफ द बॉडीज जहाँ इंजरी थी वहाँ के क्लोथ्स इंटैक्ट थे, और सम पार्ट्स ऑफ बॉडी जहाँ पे इंजरीज नहीं भी थी वहाँ के कपड़े फटे हुए थे। अच्छा। तो यहाँ भी ग्रॉस मिसमैच लगने लगा हम्म, कि हो सकता है कि शायद एक्चुअल क्राइम के बाद उसके वापस कपड़े पहना दिए गए हों। ओके, तो मतलब देख के ये लग रहा था कि जो कपड़े इंटैक्ट थे, आपने जैसे कपड़े हटाए, सपोजिंगली उसकी अंडरवियर थी, अंडरवियर आपने हटाया तो वहां पे भी आपको मार्क्स मिले, जी। लेकिन उन कपड़ों पे मार्क्स, कपड़ों पे मार्क्स नहीं थे। तो ये तो सस्ता। क्लोथ्स आर एक्चुअली इंटैक्ट, क्लोथ्स आर ब्लड स्टेन्ड, बट यहाँ कोई एनिमल बाइट का मार्क नहीं है। अब अगर मेरे बॉडी के इंटरनल पार्ट पे कोई जानवर के अटैक करने का मार्क होगा तो ही हैज़ टू पास थ्रू माई क्लोथ्स, क्योंकि कोई भी वेपन इन लेयर्स को पास करे बिना मेरी बॉडी तक पहुंच नहीं पाएगा। बिल्कुल सही इट्स बात। ऑल लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पे डिफरेंट ये लग रहा था कि जहाँ एक्सपोज पार्ट पे मार्क्स दिख रहे थे वो बायलेटरल भी दिख रहे हैं, और जहाँ बॉडी के कवर्ड पार्ट पे मार्क्स हैं वहाँ के कपड़े इंटैक्ट हैं, ओके, बट दे आर ब्लड स्टेन्ड। ऑब्वियसली बिकॉज ग्रेविटी शिफ्टिंग होती है, ब्लड लॉस होता है, कुछ भी आ सकता है कपड़ों पे। तो केस को जब पूरी तरह अनकवर कर दिया गया, एग्जामिन करा, हम लोग पैनल में भी थे, वी ऑल्सो हैड अ गायनेकोलॉजिस्ट उस पैनल, बिकॉज इट वाज अ बॉडी ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, ओके, 6 से 8 साल की उम्र होगी रफली। जी जी। तो उससे एग्जामिन करा तो जेनेटल्स वर हेविली इंजर्ड। तो जो एक्चुअल फीमेल जेनेटेलिया होता है और जो हमारा पैसेज होता है फॉर पासिंग ऑफ स्टूल्स, they were so badly injured that they both were into one. It was torn apart. Undergarments were intact. तो यहाँ सस्पिशन ये आया है कि क्राइम करके बच्चे को कपड़ा पहनाया गया है। अच्छा, पहले इंजरी कारित की गई, कारित की गई, घटना कारित की गई, उसके बाद उसको कपड़ा पहनाया गया, उसके बाद उसे वहाँ झाड़ियों में लेके छोड़ दिया गया। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये आया कि अगर इंजरी कारित की गई, कपड़े पहना दिए गए, तो बाकी निशान क्या, जिसे हम कुत्तों के निशान समझ रहे थे या लोमड़ी जानवर किसी के भी निशान हो, वो निशान क्या। अब उन निशानों को भी जब हमने कॉरोबरेट करा तो उनमें भी आपस में एक मैचिंग पैटर्न था। जो कैनाइन्स होते हैं जानवर के, हाँ अब नो दे विल क्रिएट 2 पंचर मार्क्स यूजुअली, हाँ, और जब वो बाइट करता है तो एनिमल यूजुअली टेक्स अ पार्ट ऑफ फ्लैश, ठीक है, अगर वो इतना जोर से करने वाला बाइट तो। अब यहाँ पे 3-3 4-4 पॉइंट मार्क्स दिख रहे थे। तो कैनाइन्स तो यूजुअली 2 होते हैं, कोई भी कार्निवरस एनिमल होगा तो 2 शार्प टीथ्स होते हैं उसके, तो 2 पंचर मार्क्स मिलना ऑब्वियस है। बाकी छोटे छोटे एज अ अब्रिजन मिल सकता है ऊपर, ये अब्रिज कंट्यूजन मिल सकता है ऊपर। बट इन इंजरीज को देख कर लग रहा था कि ये नाउ दे आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड टू हाइड द एक्चुअल क्राइम। ओके, तो उसको जब हम बाद में सोचते गए तो उनमें भी एक पैटर्न नजर आ रहा था कि ये कोई वेपन हो सकता है जो आमतौर पे खेतों में खुरपी टाइप का यूज किया जाता है, जिसमें आगे जैसे प्रॉन्ग्स होते हैं ताकि वो मिट्टी खोदने के लिए किसान को उससे थोड़ी हेल्प मिले। तो लग रहा था कि ये जो घाव है ये उसी चीज के हो सकता तो सिमेट्री आपको दिखी तो उससे अब पता पड़ा कि कोई एग्रीकल्चर टूल होगा, वो इस तरीके से पंजे से मार मार के है। निशान। बिल्कुल, तो उससे वो किया गया था ताकि वो हमारे केस को टुवर्ड्स एनिमल बाइट ले जाए। पर जिस व्यक्ति ने वो किया था क्राइम, उसका बॉडी प्रपोर्शन और उस बच्चे के बॉडी प्रपोर्शन में ग्रॉस डिफरेंस होगा। इट टर्न आउट टू बी अ केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, जहाँ पर एक काफ़ी बड़ी कट काया के इंसान ने उस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ में वो गलत तरीके से कुछ अपराध किया, जहाँ उसके बॉडी डायमेंशंस और जिसने क्राइम करा उसके बॉडी डायमेंशंस में इतना ग्रॉस डिस्प्रपोर्शन था कि उसका बेचारी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एनल वर्ज फटकर एक हो गया, और वहाँ पे मल्टीपल टेयर्स थे, लेसरेशंस थे। हमने उसके सैंपल्स प्रिजर्व करे, पुलिस को हमने दिखाया कि एक्चुअली ये जो गांव वाले कह रहे हैं, जो कहानी बनाई जा रही है वो डिफरेंट है, और बॉडी अपने आप में कुछ डिफरेंट कह रही है। इस केस को लेकर पुलिस ने फिर तफ्तीश की, हमने जो सैंपल्स प्रिजर्व करे थे उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई, एंड इट हैड अ पॉजिटिव सेमिनल रिपोर्ट। तो इट वाज एक्चुअली अ केस ऑफ रेप एंड मर्डर, जहाँ उसके बॉडी से इतना ब्लड लॉस हुआ दैट शी डाइड ऑफ शॉक एंड हेमरेज। ये वो केस है जहाँ
इंसान को नॉलेज है कि मैं कैसे इसको कवर अप करूं, बट अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो उसे पूरी तरह वो कवर अप नहीं कर पाया और इस ब्रूटल क्राइम को उसने खारिज कर लिया। बट लकीली विद द ड्यू विजिलेंस ऑफ हमारी टीम जो फॉरेंसिक की वहाँ पे थी और एमओ थे, लेडी मेडिकल ऑफिसर थी, हमने उसको समय लिया, केस की अच्छे से रिपोर्ट ड्राफ्ट करी, उसके फोटो वीडियोग्राफी कराई एंड द पर्सन वाज कन्विक्टेड। तो आप कोई केस बताएंगे? एक केस याद आ रहा है मुझे। जब मैं पोस्टेड था 2019 में, मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंदौर सेम्स अरविंदो से भी 1.5 साल मैंने वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया है। जी। उसी ड्यूरेशन का केस है। मॉर्निंग का टाइम था, मैं कैजुअलिटी में ही बैठा था ऐसे ही जाकर। वहाँ पर एक केस आया कि घर वाले, उसके जो पेरेंट्स थे, उसकी वाइफ थी, वो लेकर आए केस को कि ये बहुत ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के कारण इसने कल हैवी ड्रिंक की है और अचानक से बेहोश हो गए और उठ नहीं रहे। तो फिर वो जब कैजुअलिटी में थे तो उनको डिक्लेयर कर दिया डेथ की डेथ है। ब्रॉड डेड ही वो केस रहा। अब वो मैंने कहा यार इसका पीएम होगा, पोस्टमार्टम होगा, मेरी ही ड्यूटी है। तो मैंने माइंड अप किया कि ये अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का केस है और वहाँ पर मैंने अपनी वाइल वगैरह जो रहती हैं सैंपल लेने के लिए वो तैयार करवाने के लिए बोल दिया कि अब अपन अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के केस मान के चल रहे हैं कि इसको करेंगे क्या। बॉडी गई वहाँ पर, मॉर्चरी में पहुँचाई। मॉर्चरी में पहुँचने के बाद बॉडी को फिर मैंने जनरली एग्जामिन, क्या मेरा माइंडसेट क्या चल रहा है कि ये केस अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का हो सकता है क्योंकि दारू पीते हैं या शराब ज़्यादा हैवी हो गई, कोई नकली शराब होगी यार, ऐसा केसेस। सिंपल एग्जामिनेशन चालू किया, बॉडी पे कहीं भी इंजरी नहीं थी, कोई ऐसी कोई मार्क ऐसा नहीं था कि जहाँ अपन उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो बॉडी को जब हम लोगों ने एग्जामिन किया तो फॉरेंसिक मेडिसिन में सिखाया जाता है कि केस कोई सा भी हो, सिंपल से सिंपल केस हो, आपको फॉलो प्रोटोकॉल जो बनाए हैं फॉरेंसिक मेडिसिन वो फॉलो करना है। हेड टू टो एग्जामिन करना है, कपड़ों को लेयर बाय लेयर कपड़ों को भी एग्जामिन करना है, आगे पीछे बॉडी के दोनों को एग्जामिन करना है और हेड टू टो 1 बाय 1 जाना है। ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल मैं अपने मेडिकल कॉलेज जो मैंने जहाँ से पीजी की है वहाँ से ही सीखा है। और डॉक्टर बजरंग सर और डॉक्टर अशोक रस्तोगी सर ये हमारे गाइड रहे हैं, को गाइड रहे हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो प्रोटोकॉल मैं कभी नहीं तोड़ता। सिंपल सा केस है, कुछ नहीं, पॉइजनिंग का भी केस होगा तो अभी मैं ऐसे ही एग्जामिन करता हूँ। तो जब मैंने एग्जामिनेशन चालू किया, आइज़, बोथ आइज़ नॉर्मल, लिप्स नॉर्मल, मुंह बंद है, जबान अंदर है और गले में थोड़े से उसके मुझे फिर खरोच के मार्क्स दिखे गर्दन पे। ठीक है। खरोच मार्क्स अब बहुत माइनर रहते हैं, छोटे छोटे माइनर खरोच के थे। मेरे को डाउट हुआ यार कि क्यों हुए गले पे। फिर हाथ पैर देखे, वहाँ पर कहीं पे भी मार्क नहीं। तो बॉडी को मैंने सोचा कि हैंडलिंग में कुछ लगे होंगे मार्क्स, बॉडी हैंडलिंग करते हैं जब घर से यहाँ तक लाए, यहाँ से मोर्चरी तक लाए तो कुछ किसी के निशान है पड़ गए। तो वो मैंने देखा और भी बॉडी पे कहीं पार्ट होंगे, एंटीमार्टम या पोस्टमार्टम है। तो एंटीमार्टम इंजरी अलग होती है, पोस्टमार्टम इंजरी अलग होती है। तो वो डिफ्रेंशिएट किया तो वो एंटीमार्टम इंजरीज थी, एंटीमार्टम एवरेजन थे छोटे छोटे। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा पहले, हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है इसके अंदर। हिस्ट्री मैंने फिर उनके पेरेंट्स को उनको बोला कि आप बताओ ये कैसे बेहोश हुए, कहाँ थे। तो उन्होंने बोला कि ये रूटीन में दारू पीता है, रोज़ हैवी ड्रिंक करके आता है। तो मैंने कहाँ सोता है, पत्नी के साथ सोता है। तो पत्नी को भी बुलाया, उसकी वाइफ को, उससे भी हिस्ट्री ली मैंने। तो बोला कि ये कल छत पर सोए थे और कोई था नहीं छत पर। जब हम सुबह छत पर गई तो फिर देखा कि ये बेहोश पड़े हुए हैं। बस इतनी कहानी उसने बताई। मैंने रूटीन में ये कहाँ सोते हैं, वो कैसा घर में ही सोते हैं। तो पहले वहाँ पर डाउट हुआ कि रूटीन तोड़ के ये जो इनका हिस्ट्री में डाउट हो रहा है, वो डाउट 3-4 डाउट मेरे को मिलके हुए। तो फिर मैंने ये केस अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से न मानकर किसी वजह से इसको थ्रॉटलिंग और उसका मान के आगे एग्जामिनेशन किया कि आगे देखते कुछ और मिलता है तो चीज़ें। जब मैं लेयर बाय लेयर, जब स्ट्रॉन्गुलेशन में क्या रहता है, एक मैनुअल स्ट्रॉन्गुलेशन होता है, एक लाइगेचर स्ट्रॉन्गुलेशन होता है। तो लाइगेचर में तो आपको मार्क दिखेगा राउंड शेप, किसी रस्सी से या उससे मारा गया हो।
ठीक है, पर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में आपका गला दबाया जाता है। जब आप किसी का गला दबा के मारते हो तो ये उंगलियों के निशान, बोर्ड्स के निशान, ये निशान छोड़ जाते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक कंटूजन। इसको 6 पेनी ब्रूज भी बोलते हैं। 6 पेनी ब्रूज के नाम से हम फॉरेंसिक में इसको पढ़ते थे कि 6 पेनी मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे नाखूनों के निशान 6 पेनी ब्रूज के नाम से चलता है। तो गर्दन में हमको जब देखने को मिले तो मैंने फिर लेयर बाई डिसेक्शन चालू किया उसका, नेक का डिसेक्शन चालू किया। तो फिर जब लेयर बाई लेयर जब पहुंचते जा रहा है तो जो मार्क थे उसके ब्रीथ इंजरीज में भी कंटूजन मार्क मसल्स में मिल रहे थे। तो मतलब जब इम्पैक्ट ज़्यादा होता है किसी के गला दबाने से तो वो ऊपर के मार्क्स भले ही आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, बट अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, अंदर रप्चर हो जाता है, जो कि ब्लड जमा हो जाता है उस जगह पे। तो वो कंटूजन अंदर तक लेयर में दिख रहे थे। फिर वो जब मैंने उसका हाइड बोन और थायराइड बोन को देखा तो हाइड बोन का जो फ्रैक्चर होता है दोनों केसेस में हैंगिंग में भी होता है और स्ट्रैंगुलेशन में भी होता है, पर दोनों के केसेस में डिफरेंट होता है। हाइड बोन फ्रैक्चर होती है जब आप किसी का गला दबाते हैं तो वो गला अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है, लेटरल, तो वो हाइड बोन जो यू शेप्ड की रहती है वो अंदर की तरफ ब्रेक होती है। और जब हैंगिंग का या किसी से दबाया जाता है उसमें हाइड बोन पीछे की तरफ फ्रैक्चर होती है, तो उसमें मुझे इनवर्ट फ्रैक्चर मिला। ठीक है, इनवर्ट फ्रैक्चर में मतलब मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में यूजुअली इनवर्ट फ्रैक्चर Inward मिलता fracture है मिलता है। बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ नेक बाय हैंड, बाय हैंड। है ना। वेयर एज इन लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन अगर किसी रस्सी से या किसी दुपट्टे से किया हुआ क्या? हो, तो वो आउटवर्ड compression होगा, fracture क्योंकि मिलता उसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर आगे से पीछे प्रेशर बन रहा है, जी। तो यूं प्रेशर बनने से पीछे की तरफ खुल जाती है। तो वो फ्रैक्चर मेरे को इनवर्ट फ्रैक्चर मिला। तो ये सारी कंडीशंस मिलके वो थ्रॉटलिंग केस हो मैंने डिसाइड किया कि इसको होमिसाइडल देना है। मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऑन द स्पॉट बुलाया, मैंने कि ये फाइंडिंग्स मिल रही हैं, इसको गला दबा के मारा है। है। ओके, और दूसरी फाइंडिंग्स एक होती है आपको इनर लिप में भी अगर आपका मुंह दबाते हैं स्मोदर किया। स्मोदर किया हो तो उसके केस में इनसाइड ऑफ लिप में भी कंटूजन मुझे मिला। छोटा था पर कंटूजन मिला। यूजुअली ये जो केसेस होते हैं दे आर अ कॉम्बिनेशन कि मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन भी है, Yeah. साथ में स्मूदरिंग भी है, फीचर्स मिल रहे हैं। स्मूदरिंग एंड ठीक, थ्रॉटलिंग हाँ, वही दोनों गला भी दबा कॉम्बिनेशन। दिया, मुंह भी दबा दिया, नाक भी दबा दी, तो ये मिक्स फीचर्स, कंबाइंड फीचर्स मिल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जब चैलेंज आ जाता है, जब इल्जाम जो होता है वो घर वालों पे ही लग रहा हो, क्योंकि बॉडी घर में ही थी, जी। घर में ही सब कुछ था, तो अब किस पे शक किया जाए कि किसने मारा। शाम को मेरे पास एसपी साहब का फोन आता है कि वो जो केस था वो थ्रॉटलिंग का एक्चुअल में उसके पेरेंट्स और उसके छोटे भाई ने ही गला दबा के मारा गया है, क्योंकि वो परेशान हो गए थे। उसके डेली रूटीन जो रहता था वो क्योस करता था घर में आके, और अचानक उसमें गुस्से में आके उन दोनों ने उसको मारा और वो गलती से मर गया, मतलब उनने दबाया गला। अब जब ड्रिंकर आदमी होता है तो उसमें स्ट्रगल करने की ताकत नहीं रहती, और जरा से उसमें आपको वो दबाने से उसका एस्पेक्सिया हो गया, उनको पता भी नहीं चला और वो डेथ हो गई उसकी इस तरह से। तो ये एक तरह से एक मूवमेंट हुआ कि घर में आपको हीट ऑफ केस मोमेंट, हीट ऑफ मूवमेंट में वो केसेस हुआ। दिस तो इज अ क्राइम ऑफ हीट ऑफ मोमेंट। वही फिर हिस्ट्री भी दो धारी तलवार है। हिस्ट्री से आपको मिसगाइड होते हैं ना, कई बार आप हिस्ट्री से आपको डायरेक्शन मिल रहा है और कई बार आप मिसगाइड होते हैं। एंड यूजुअली इन केसेस ऑफ क्राइम, जब क्राइम है, किसी का मर्डर किया है, आपको हिस्ट्री इसी प्रकार से मिलेगी। हिस्ट्री वो चीज़ है जहाँ वो आपको पहुँचाना चाहते हैं, हाँ। और आपकी फाइंडिंग्स वो चीज़ है जो एक्चुअल ट्रुथ पे आपको ले जा रही है। थैंक यू शेरलॉक्स, आज आपने इतने इम्पोर्टेंट केसेस डिस्कस किए। आई होप कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो इन केसेस से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, है ना। हमने देखा कि किस प्रकार से हिस्ट्री लेना इम्पॉर्टेंट भी है और किस प्रकार से हिस्ट्री घातक भी होती है, किस प्रकार से जो क्राइम है उसको फेक हिस्ट्री के चादर में ढक दिया जाता है और हमें ये पता नहीं पड़ पाता है कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार जो पब्लिक है, जो जनता है, जो व्यक्ति है, वो अलग तरीके से इंटरनेट पे भांति भांति के सर्च इंजन को यूज करते हुए वो ये देख रहा है, ये सीख रहा है कि किस प्रकार से हम अपने क्राइम को छुपाएं, है ना? लेकिन ये जितने भी क्राइम हैं उनको प्रॉपरली अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो ये शेरलॉक्स ऐसे कोई भी क्राइम नहीं है जो इनसे छुपे रह पाए।
तो थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे कहीं और किसी और शेरलॉक से, उनकी कहानियां सुनते हुए, उनके किस्से जानते हुए। ठीक है, तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, ये कहानियां अच्छी लग रही हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।